हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक्स एकेडमी। तो आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी का यूनिट 4 कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 कवर कर लिया है। अगर आपने ये तीनों वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए, सबसे पहले इन तीनों वीडियो को देखिए, उसके बाद आप यूनिट 4 को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 4 का नाम है एरे एंड स्ट्रिंग्स। इस चैप्टर में हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। सी में एरे क्या है, कैसे यूज करना है, स्ट्रिंग क्या है, इनको कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो चलिए आज के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को एरे के बारे में पढ़ना है। एरे का इंट्रोडक्शन क्या है, एरे को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, यानी एरे को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका लेंथ हम लोग काउंट कर सकते हैं, कैसे एरे की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़। उसके बाद सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये क्या होते हैं। फिर एरे के कैरेक्टर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस हैं और उसको कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का एरे। तो एरे एक ड्राइव्ड डेटा टाइप है। ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 1 में भी बात की थी कि एरे एक ड्राइव्ड डेटा टाइप है। इसका यूज एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को एक ही नाम में स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखो, अब मान लो कि मेरे पास एक क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उनके मार्क्स स्टोर करने हैं। तो मैंने लिखा इंट मार्क्स 1 80, इंट मार्क्स 2 75, मार्क्स 3 90, मार्क्स 4 85, मार्क्स 5 95। तो इस तरह से मुझे टोटल 5 वेरिएबल बनाने पड़ गए। अब 5 वेरिएबल बनाने का लॉस पता है क्या है। 5 वेरिएबल बनाने का मतलब कि ये मेरी मेमोरी में भी 5 स्पेसेस लेंगे, 5 अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे इन्हें स्टोर करना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम है ना। अब ध्यान से देखा जाए तो 5 मैंने वेरिएबल बनाए हैं, 5, और इन पांचों में तब मैंने वैल्यू डाली है। इन प्रोग्राम को लिखना भी एक तरह से हार्ड है, और देखा जाए तो ये मेमोरी में स्पेस भी मेरे लिए ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम चाहें तो एरे में स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम डेटा टाइप के हैं ना। देखो, ये सारे के सारे इंट के ही हैं, सब लोग इंट डेटा टाइप को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम इंट का एक एरे बना सकते हैं। तो मैंने लिखा इंट, ठीक, और फिर लिखा मार्क्स। मार्क्स नाम का एक एरे बनाओ, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट देख के लिख दिया 5। इसका मतलब है कि इस एरे में टोटल 5 एलिमेंट आ सकते हैं, 5 वैल्यूज आ सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे देखो करली ब्रेसेस लगाया और अपनी पांचों वैल्यू लिख दी, 80, 75, 90, 85, 95। अब इस तरह से सिंगल लाइन में, पहले तो कोड वाइज अगर देखा जाए, कोड के ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे, तो एक ही लाइन में ये पांचों डेटा मेरे स्टोर हो गए। बट इसमें मुझे 5 लाइन लिखना पड़ रहा था। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब मुझे 5 अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाने पड़े हैं। एक ही वेरिएबल मार्क्स के अंदर ये पांचों वैल्यू स्टोर हैं, और मेमोरी में भी सिर्फ एक ही एड्रेस बुक हुआ मार्क्स के लिए। 5 मेमोरी के अंदर भी 5 अलग अलग मेमोरी पे, मुझे मेमोरी लोकेशन पे इन्हें स्टोर करने की नीड भी नहीं पड़ी। तो ये फायदा होता है एरे का, कि जब भी आपके पास सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज हैं, एक ही डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो आप उन्हें अलग अलग वेरिएबल में क्यों स्टोर कर रहे हो, आप उनको एक एरे बना के भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम एरे में और थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है, एरे को कैसे हम लोग लिखते हैं। तो एरे डिक्लेरेशन का मतलब है कि एरे को यूज करने से पहले उसका डेटा टाइप, एरे का नाम और साइज को डिफाइन करना। कुल मिला के बात इतनी सी है कि एरे को कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो आप देखिए एरे का सिंटेक्स क्या होता है, सी लैंग्वेज में एरे बनाने का क्या सिंटेक्स है, हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है डेटा टाइप, यानी किस टाइप का आप एरे बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक इंट टाइप का एरे बनाना चाहता हूँ। ओके। उसके बाद आपको एरे का नाम रखना है। तो मैंने लिखा एरे का नाम ABC। फिर कह रहा है कि आप ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और बताओ एरे की साइज क्या होगी, मतलब कितने आइटम आप रखना चाहते हो। मैंने कहा 3 आइटम रख लो अभी के लिए, इक्वल टू, और अब आपको करली ब्रेसेस लगाने हैं और अपने तीनों आइटम यहाँ पे दे देने हैं। मैंने लिखा 10, 18, 20। ये मेरा एक एरे बन गया। अब यहाँ पे ABC नाम का एक एरे बन गया जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं।
तो सर अगर ये 3 हम लोग नहीं लिखें तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। अगर आप पहले से ही साइज़ बता देते हो, तो कंपाइलर को पहले से पता रहेगा कि इस एरे में 3 एलिमेंट हैं, और अगर आप नहीं बताओगे, तो फिर कंपाइलर खुद से पता कर लेगा। वो देखेगा कि इसमें टोटल 3 आइटम हैं, तो वो खुद भी समझ सकता है कि इसमें 3 आइटम हैं। यानी आप देखा जाए तो आप यहाँ पे एरे का साइज़ दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्लियर है? अब आपको एरे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एरे बनाने के लिए आपको बस यहाँ पे डेटा टाइप लिखना है, एरे का नाम लिखना है, और आप चाहो तो यहाँ पे उसकी लेंथ डिफाइन करो या फिर ना करो। अगर आप लेंथ नहीं डिफाइन करोगे तो आपको ऐसे ब्लैंक रखना पड़ेगा बस, और आप अपनी वैल्यूज लिख दो जो भी आप स्टोर करना चाहते हो। तो इस तरह से हम एक एरे को डिफाइन करते हैं, एक एरे को बनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है टाइप ऑफ एरे। एरे के कौन कौन से टाइप हैं? वन डायमेंशनल एरे, इसको हम लोग 1D एरे भी कहते हैं। टू डायमेंशनल एरे, इसको 2D एरे या मैट्रिक्स भी कहा जाता है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मूवी वाली नहीं, ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स ऐसे, ठीक है? तो ये मैट्रिक्स, मूवी वाली मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही है। उसके बाद तीसरा है मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब 2 डायमेंशनल से ज़्यादा वाले एरे जिसमें 2 से ज़्यादा डायमेंशन हो जाए। तो अब इनको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। वन डायमेंशनल एरे, 1D एरे। 1D एरे में एलिमेंट एक सिंगल लिस्ट में या सिंगल रो के रूप में स्टोर होता है। यानी हमने लिखा इंट, एरे का नाम, साइज आप चाहो तो डिफाइन करो या ना करो, ये तो आपके ऊपर है, और आपने अपनी वैल्यूज बता दी। तो ये है आपका सिंगल डायमेंशनल एरे या वन डायमेंशनल एरे या 1D एरे, क्योंकि इसमें एक ही लाइन में आपका पूरा डेटा स्टोर हो गया है। अब मान लेते हैं कि सर हमने डेटा तो स्टोर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो तो हमने मार्क्स तो बना दिया, बट हमें मार्क्स को यूज करना है। तो अगर हम मार्क्स को प्रिंट करेंगे तो ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। बट मैं इसमें से ओनली 75 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तब तो आपको लिखना पड़ेगा। जो एरे होता है ना, वो इंडेक्स नंबर पे चलता है। किस पे? इंडेक्स नंबर पे। ये क्या होता है? तो देखो, ध्यान से समझते हैं इसे। अब मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे सबसे पहले एक एरे बना लेता हूँ। मैंने बनाया इंट नम इक्वल टू 8, 10, इसे भी रेज कर दो, हाँ, और 20। टोटल 3 आइटम का मैंने एक एरे बनाया। अब मुझे इसमें से इंडेक्स नंबर जानना है कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। एरे में जो भी आइटम स्टोर्स होते हैं वो इंडेक्स नंबर पे चलते हैं। पहले वाले का इंडेक्स होता है 0, दूसरे वाले का 1, तीसरे वाले का 2, ऐसे। मतलब इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर या इंडेक्सिंग, या आप कह लो पोजीशन। याद करने के लिए आप कह सकते हो कि पोजीशन, किस पोजीशन पे वो वैल्यू स्टोर है। टेक्निकल वर्ड में इसको हम लोग इंडेक्स नंबर कहते हैं। अब आपको अगर ये 10 नंबर को एक्सेस करना है, इफ यू वांट टू एक्सेस दिस नंबर 10, एक सेकंड बस, हाँ, अगर आप इस 10 नंबर को एक्सेस करना चाहते हो तो आप लिखोगे नम। नम तो ये सब है, बिल्कुल सही बात है। नम के अंदर आप लिखोगे उसकी पोजीशन नंबर, पोजीशन क्या है? 1 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1। इस तरह से अब आप 10 को एक्सेस कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको 20 एक्सेस करना है तो आप लिखोगे नम, और 20 की पोजीशन क्या है? 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2। तो इस तरह से आप 20 को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको 8 को एक्सेस करना है तो आप लिखोगे नम और ब्रैकेट में 0। तो इस तरह से आप 8 को एक्सेस कर सकते हो। तो हम इंडेक्स नंबर के बेसिस पे एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो जब भी एलिमेंट को एक्सेस करने की बात आएगी तो वहाँ पे हम इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क्स 2। 2 का मतलब कौन सा नंबर? तो देखो 0, 1, 2, 3, 4। तो 2 नंबर पे क्या है? 90। तो यहाँ पे 90 की बात हो रही है। मार्क्स 2 का मतलब क्या हुआ? 90। समझ गए? अब एक चीज और ध्यान रखना, इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट हैं? तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट कितने हैं? 5। बट इंडेक्स नंबर देखा जाए, इंडेक्स नंबर तो कितने इंडेक्स नंबर तक हैं? 4 इंडेक्स नंबर तक। समझ गए? इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए,
ये है हमारा वन डायमेंशनल एरे जिसमें एक सिंगल लिस्ट में सारा डेटा स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल एरे। कि टू डायमेंशनल एरे क्या होता है? तो टू डायमेंशनल एरे में डेटा को रो और कॉलम के रूप में स्टोर करते हैं, यानी रो और कॉलम में डेटा स्टोर होगा और इसी को मैट्रिक्स या टेबल कहा जाता है। इसमें इस तरह से डेटा स्टोर होगा, इस तरह से आप इस तरह से डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप ऐसे डेटा स्टोर कर सकते हैं। समझ गए? मतलब इसमें एक लाइन में बस डेटा नहीं रहेगा, इसमें दो लाइन में डेटा हो सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं टू डी एरे, टू डायमेंशनल एरे, क्योंकि इसमें दो लाइन में डेटा हो सकता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मार्क्स बनाया है, मार्क्स नाम का एक एरे बनाया है, और यहाँ पे मैंने बताया है कि एक तो दो वाला रहेगा और एक तीन वाला। मतलब पहला जो एरे है वो टू है, टू मतलब उसमें दो आइटम्स आएंगे, ये है आइटम नंबर वन और ये है आइटम नंबर टू। और हर एक आइटम के अंदर तीन तीन और आइटम आएंगे। तो देखो आइटम वन के अंदर तीन आइटम है, 10 20 30। आइटम टू के अंदर भी तीन आइटम है, 40 50 60। तो इसे कहा जाता है टू डायमेंशनल एरे। और इसमें अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे? तो हम मान लेते हैं कि हमें इस 20 को एक्सेस करना है। तो आप ध्यान से समझो, इसको लिखेंगे पहले पहले तो एरे का नाम है मार्क्स, तो हम लिखेंगे मार्क्स। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा रो है ये। तो देखो वन टू, वन वाले में है तो हम लिखेंगे वन। और वन के अंदर किस नंबर पे है? सॉरी, ये तो होगा जीरो और ये होगा वन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो। और जीरो में किस नंबर पे है? जीरो वन, वन नंबर पे, तो वन। इस तरह से हम लोग टू डायमेंशनल एरे के अंदर अपने वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स के अंदर वन पे जाओ, तो आप ध्यान से समझो, ये है हमारा पूरा एरे मार्क्स, राइट। ये है हमारा एलिमेंट नंबर जीरो, ये है एलिमेंट नंबर वन। तो वन के अंदर आ गया, यानी इस वाले रो की बात हो रही है। इस वाले रो में कह रहा है कि दो नंबर पे जाओ, ये है जीरो वन टू, दो नंबर यानी 60। तो इसका आंसर हो गया 60। समझ गए? तो टू डायमेंशनल एरे में जब भी एक्सेस करने की बात आएगी तो रो और कॉलम के इंडेक्स नंबर के बेसिस पे हम उसे एक्सेस करेंगे। और टू डायमेंशनल एरे कौन होता है? कि जिसमें डेटा को रो और कॉलम में स्टोर किया जाता है। इसे मैट्रिक्स या टेबल भी कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब ये हो गए टू डायमेंशनल एरे की बात। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है सर? देखो जिसमें दो से ज़्यादा डायमेंशन, दो से ज़्यादा डायमेंशन हो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसमें कितने भी हो सकते हैं। इस तरह से अब आप पूरा का पूरा एक जाल बना सकते हो, स्पाइडरमैन वाला। पूरा का पूरा आप जाल बना सकते हो जितना मन उतना। तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अब आप यहाँ पे देखो एक डेटा नाम का एरे है जिसमें पहले तो दो हैं, यानी जीरो, ये है जीरो इंडेक्स, ये है वन। अब दो के अंदर अगेन दो डेटा हैं, जीरो के अंदर ये जीरो वन, जीरो वन। और इसके अंदर तीन, यानी जीरो हर में, अब हर एक रो में तीन तीन आइटम्स होंगे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे है डेटा वन। तो डेटा वन पहले इस पे आ जाओ, यानी इस वाले की बात हो रही है, इस वाले ब्लॉक की। उसमें जीरो इंडेक्स पे जाओ, जीरो यानी ये सेवन एट नाइन वाला रो। और इसमें दो पे आओ तो जीरो वन टू यानी नाइन। तो इसका आंसर है नाइन। इस तरह से हम मल्टी डायमेंशनल एरे में डेटा को एक्सेस करेंगे। कैसे? उनके इंडेक्स नंबर के बेसिस पे। कितने भी रो हो, कितने भी कॉलम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस इंडेक्स नंबर ध्यान रखना है, तो आप इजीली उन्हें एक्सेस कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया एरे। अब एरे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उससे हम लोग देख लेते हैं। तो एरे के सभी एलिमेंट एक ही डेटा टाइप के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सी लैंग्वेज में एक ही डेटा टाइप का एरे बनता है, यानी इंट का अगर एरे बना है तो इसमें सारे के सारे वैल्यू जो हैं इंटीजर फॉर्मेट के होने चाहिए। अगर कैर डेटा टाइप का एरे बना है तो इसमें सारे के सारे वैल्यू कैरेक्टर ही होने चाहिए, राइट। इस तरह से फिर आता है कि सी लैंग्वेज में एरे इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा कि इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? जीरो नंबर से। तीसरा है वन डायमेंशनल एरे में एक इंडेक्स का यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। वन डायमेंशनल एरे में एक ही इंडेक्स होता है, मतलब एक ही लाइन से वो चलता है, सिंगल लाइन में वो डेटा को स्टोर करता है।
राइट। फिर है टू डायमेंशनल एरे में दो इंडेक्सेस हो सकते हैं, यानी दो इंडेक्स का यूज किया जाता है इस तरह से, ये 0 वाला होता है, ये 1 वाला, फिर इनकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। और मल्टी डायमेंशनल एरे में ये चीज़ दो से ज़्यादा हो सकती है, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं, यानी मल्टीपल रोज हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एरे के जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग। उससे पहले हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो एरे हमने पढ़ा, एरे तीन तरह के होते हैं। वन डायमेंशनल एरे, इसको 1D एरे भी कहते हैं, और इसमें सिंगल लाइन में डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा टू डायमेंशनल एरे, इसे 2D एरे भी कहते हैं। इसमें डेटा को टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं और इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। और मल्टी डायमेंशनल एरे, इसमें डेटा को मल्टीपल डायमेंशंस में स्टोर किया जा सकता है। तो आपको एरे की ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, तीनों टाइप्स उसके याद रखने हैं। अब हम आते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का एक समूह है, या सीक्वेंस कह लो, सीक्वेंस है। ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर जो होता है वही स्ट्रिंग होता है। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को कैरेक्टर के एरे के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप का यूज किया जाता है। अब ध्यान से समझना, स्ट्रिंग का मतलब है ABCD का कैरेक्टर, इमोजी हो गया आपका, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ये सारे। स्ट्रिंग का मतलब 1 2 नहीं, उसके अलावा जो बचे आपके वो सारे के सारे। स्ट्रिंग को लिखने के लिए हमेशा ऐसे डबल कोट का यूज किया जाता है। डबल कोट के अंदर मैं जो लिखूंगा वो एक स्ट्रिंग है। डबल कोट के अंदर मैंने लिख दिया जी टेक्स, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। डबल कोट के अंदर मैं 5 लिख दूँ तो ये भी अब एक स्ट्रिंग है। नंबर कब होगा? जब सिर्फ 5 लिखूंगा तो डबल कोट के अंदर कुछ भी अगर हमने लिखा तो वो क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। चलिए स्ट्रिंग बनाते कैसे हैं? तो आपको लिखना है कैर, फिर अपने वेरिएबल का नाम, और इस तरह से आप ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आप लिखोगे इक्वल, और डबल कोट के अंदर आप अपनी वैल्यू लिख सकते हो। अब ध्यान देना, अगर आपने लिखा कैर ए इक्वल टू एक कैरेक्टर बस, तो ये कैरेक्टर है, राइट। और अगर आपने लिखा कैर नेम, और इस तरह से आपने ब्रैकेट लगा दिया, और तब आपने लिखा, तो आप मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो। मतलब अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप मल्टीपल वैल्यू नहीं लिख पाओगे, आप सिर्फ सिंगल वैल्यू लिख सकते हो। और जब भी आप सिंगल वैल्यू लिखोगे तो उसे हम लोग कैरेक्टर कहेंगे, और जब आप मल्टीपल कैरेक्टर्स लिखोगे तो हम उसे कहेंगे स्ट्रिंग। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रिंग जो है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर का ग्रुप होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो कैरेक्टर बनाना हो तो आप सिंगल वैल्यू लिखोगे, और अगर स्ट्रिंग बनाना हो तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को आप लिखोगे। और जब भी आप मल्टीपल कैरेक्टर लिखोगे तो आपको इस तरह से एरे वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये इसका सिंटेक्स है जो आपको याद रखना है। और ये एग्जाम्पल, जैसे कैर नेम, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया इक्वल, और मैंने अपना नाम अनीस लिख दिया डबल कोट के अंदर। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कि स्ट्रिंग के रिलेटेड फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। इन्हीं को हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन कहते हैं। जैसे str_len, strcpy यानी स्ट्रिंग कॉपी, strcmp यानी स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब इन फंक्शन को यूज करने के लिए हमें स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का यूज करना होता है। जैसे हम लोग सी में सबसे पहली लाइन में क्या लिखते हैं? इंक्लूड stdio.h लिखते हैं। तो ये भी एक हेडर फाइल है। इसका काम क्या है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन देना हमें, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये दोनों फंक्शन इसी के अंदर लिखे गए हैं। उसी तरह स्ट्रिंग वाले जो फंक्शन हैं वो हमें इस फाइल के अंदर मिलेंगे, स्ट्रिंग डॉट एच वाले फाइल के अंदर। तो इन तीनों फंक्शन को अगर आप यूज करना चाहते हो तो सबसे ऊपर आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको। चलिए अब हम इन फंक्शन को वन बाय वन करके डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला हमारा फंक्शन है str_len। इसको आप स्ट्रिंग लेंथ भी कह सकते हो। str_len फंक्शन का यूज किया जाता है किसी स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए कि उस स्ट्रिंग में कितने टोटल कैरेक्टर हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया नेम इक्वल टू अनीस, और फिर मैंने str_len का यूज करके
इसकी लेंथ को प्रिंट करना चाहा तो टोटल यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है। कैसे? तो देखो 5 कैरेक्टर हैं अनिश में, ANISH, कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो इस तरह से अनिश में टोटल 5 कैरेक्टर हैं, समझ गए? अगर आप लिखो हेलो, तो हेलो में टोटल 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हैं। अगर आप स्पेस देते हो तो वो भी काउंट होता है। जैसे मैं लिखूं H स्पेस E स्पेस L, और अब मैं देखूं तो इसका टोटल 4 कैरेक्टर होगा। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 कैरेक्टर हुआ। तो स्पेस जो होता है वो भी एक कैरेक्टर की तरह काउंट किया जाता है, समझ गए आप? तो str का काम है कैरेक्टर का काउंट बताना। फिर आता है हमारे पास एक str कॉपी। str कॉपी का काम है स्ट्रिंग की वैल्यू को कॉपी करके दूसरी स्ट्रिंग में रखना। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया सोर्स नाम का स्ट्रिंग, इसका नाम है हेलो, और मैंने एक डेस्टिनेशन नाम का भी स्ट्रिंग बनाया, बट इसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है। फिर मैंने str कॉपी का यूज किया, तो डेस्टिनेशन के अंदर सोर्स वाली वैल्यू कॉपी कर दी। तो अब डेस्टिनेशन के अंदर क्या टेक्स्ट आया होगा? हेलो, समझ गए? तो str कॉपी का यूज करके हम लोग स्ट्रिंग की वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं। फिर आता है strcmp, इसको कह सकते हो आप स्ट्रिंग कंपैरिजन। इसका काम है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना। तो जैसे यहाँ पे देखो, एक है स्ट्रिंग 1 हेलो, एक और है स्ट्रिंग 2 हेलो, और strcmp इन दोनों को कॉपी करेगा। अब कॉपी करने के बाद ये दो तरीके के आंसर दे सकता है, या तो 0 देगा आपको या तो 1 देगा। 0 आया तो ये चलेगा, स्ट्रिंग आर इक्वल, और अगर 1 आया तो मतलब एल्स वाली कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी कि स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, इस तरह से। तो strcmp का क्यों यूज किया जाता है? स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। अब स्ट्रिंग के कुछ और ज़्यादा फंक्शंस हैं, आप चाहो तो इनको ऐसे नोट कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हमने str लेंथ पढ़ लिया, ये लेंथ निकालने के काम में आता है। str कॉपी स्ट्रिंग को कॉपी बनाने के काम में आता है। strncpy एक है, फिर है str cat कॉन्कैटिनेशन के लिए, एक और है strn cat, इसमें n कैरेक्टर मतलब कितना भी कैरेक्टर हो सकते हैं, strcmp और strncmp, फिर str कैरेक्टर और str यानी सब स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है, और str ओके ये टोकन्स डेलीमीटर के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग के रिगार्डिंग हैं। आप चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप इन्हें इग्नोर भी कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट इज एरे और स्ट्रिंग में डिफरेंस, ये आपको याद रखना है। एरे एक ही डेटा टाइप के कई एलिमेंट का कलेक्शन होता है। एरे में इंट फ्लोट कैर किसी भी डेटा टाइप का एरे हम लोग बना सकते हैं। अब एक एरे बनाने के लिए आपको लिखना होता है इंट एरे का नाम, और आप चाहो तो ऐसे साइज डिफाइन कर दो, या आप चाहो तो साइज डिफाइन ना भी करो। फिर इसमें नंबर्स कैरेक्टर या किसी भी डेटा टाइप की सेम वैल्यूज को आप रख सकते हो। नॉर्मल एरे में जीरो आवश्यक नहीं होता है, मतलब जीरो लगभग नहीं होता है। किसी भी एरे में एटलीस्ट एक वैल्यू तो होगी ही होगी। फिर एलिमेंट को इंडेक्स के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, मतलब एलिमेंट अगर एरे के वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स नंबर के बेसिस पे एक्सेस कर सकते हो। अब एरे में ऑपरेशन करने के लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शंस नहीं है। जैसा अभी हमने स्ट्रिंग के लिए पढ़ा, काफ़ी सारे फंक्शन, स्ट्रिंग कॉपी पढ़ा, लेंथ वाला पढ़ा, वैसे सी लैंग्वेज में एरे पे ऑपरेशन करने के लिए कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं है। ट्रांसवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ये सब आपको सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता है। इसी वजह से डीएसए मोस्टली सी लैंग्वेज से सीखना प्रीफर किया जाता है, क्योंकि बाकी लैंग्वेज में इन सारे काम के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जबकि सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। तो आप सी लैंग्वेज में डीएसए बहुत बेसिक से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग के कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है। ये स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस या कलेक्शन होता है। अब स्ट्रिंग में मेन रूप से कैरेक्टर का ही यूज किया जाता है, नंबर वगैरह का यूज हम लोग नहीं करते हैं। स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है कैर str यानी स्ट्रिंग का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और डबल कोट के अंदर आप अपना स्ट्रिंग लिख दो। इसमें केवल कैरेक्टर का ही यूज किया जाता है। अब सी में स्ट्रिंग के अंत में स्लैश जीरो यानी नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको हमें लिखने की नीड नहीं पड़ती है। कैरेक्टर को हम चाहें तो इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं।
क्योंकि कैरेक्टर को भी देखा जाए, स्ट्रिंग को भी देखा जाए तो ये भी एक एरे ही है, क्योंकि इसमें भी हम लोग वही स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अब स्ट्रिंग पे ऑपरेशन करने के लिए स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल लगानी होती है और कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं हमारे पास, जैसे लेंथ के लिए है, कॉपी करने के लिए है, कंपैरिजन करने के लिए है। तो ये सब हमारे मेन डिफरेंसेस हैं एरे और स्ट्रिंग के बीच में, तो इसे आप अपना ध्यान में रखोगे। अब आ जाते हैं कि एरे और स्ट्रिंग यानी यूनिट 4 से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले हो सकता है कि एरे क्या होता है, 1D एरे कैसे बनाते हैं, और 1D एरे 2D एरे क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है कि कैरेक्टर का एरे क्या है, कैरेक्टर में एरे और स्ट्रिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ये चीज़। फिर आता है कि स्ट्रिंग क्या है, नल कैरेक्टर क्या होता है, और स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे हम लोग उसे यूज करते हैं। तो नॉर्मली आपको एरे के बारे में पता रखना है, स्ट्रिंग के बारे में पता रखना है, और इनके बीच में डिफरेंस के बारे में पता रखना है। बस आपको यही 3 चीज़ें याद रखनी है, तो इस चैप्टर से इससे ज़्यादा कोई भी और क्वेश्चन नहीं बनेगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सी लैंग्वेज की प्रैक्टिकल की क्लास डेली शाम के 6 PM पे चलाई जा रही है। तो आप डेली शाम के 6 बजे हमारे चैनल से जुड़ के सी लैंग्वेज की प्रैक्टिकल क्लास आप ले सकते हो, जिसमें आपको सी लैंग्वेज में कोड करना सिखाया जाएगा, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सीरीज जो है, सी लैंग्वेज की सीरीज बिल्कुल बेसिक से लेके DSA तक कवर करने वाली है। तो आप अभी से ही इस सीरीज से जुड़ जाइए, जिससे आप डेली एक एक स्टेप अपने आप को अपग्रेड कर सकें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अब आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है कि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे क्या होगा कि इस कोर्स से रिलेटेड जैसे ही वीडियोज अपलोड होना शुरू होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप उस वीडियोज को सबसे पहले देख सकते हो और आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। दूसरा काम आपको क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप इस QR को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसी व्हाट्सएप चैनल में आपको नोट्स दिए जाएंगे, जो भी मैं कोर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं PDF से आपको पढ़ा रहा हूँ, वो पूरा का पूरा PDF इसी व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और इवन आप अपने एग्जाम टाइम में उसे यूज कर सकते हो। ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाली है, बाईलैंगुअल रहने वाला है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।